नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान का 10 के बारे में वो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 के तहत आपके सिलेबस से अवगत कराया जाएगा और अपनी टीम अर्थात लाइव पाठशाला की जो टीम है उसके माध्यम से आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाई जाएगी कि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स पा सकें, के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। छोटा सा परिचय वाला जो है ये देखते हैं। देखिए कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करें। ठीक है, अब यहां से हमारी टीम के द्वारा क्या क्या सहूलियतें दी जाएंगी, क्या हम लोग की स्ट्रेटजी होगी जिससे कि आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। एनसीईआरटी किताब के सभी सिद्धांत, आप जो भी किताबें आप पढ़ेंगे 10th में, चाहे जिस भी बोर्ड का, कोशिश तो ये रहेगा कि केवल एनसीईआरटी का ही वो बेस बनाया जाएगा एनसीईआरटी का। लेकिन होता क्या है ना कि कभी कभी स्टेट के द्वारा अपनी भी किताबें स्टेट बोर्ड में चलाई जाती हैं, जैसे यूपी की चलती हैं, बिहार में चलती हैं, तो उन पाठ्यक्रमों में जो अंतर होगा और जो अतिरिक्त लेसन निकलेगा उसको भी यहाँ पे हल करवाया जाएगा। लेकिन मूलतः जो बेस होगा वो एनसीईआरटी होगी। एनसीईआरटी के किताब के सभी सिद्धांत अर्थात कॉन्सेप्ट पूरी तरह से आपके यहाँ क्लियर किए जाए। जो भी आपके पाठ्यक्रम में होगा तो कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो भी पाठ्यक्रम में होगा वो हर कॉन्सेप्ट, हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। और आप लोग देखते होंगे कि एनसीईआरटी के सभी प्रश्नावली और उदाहरण, अब ये प्रश्नावली क्या है, होता क्या है कि जब आपका लेसन पूरा होता है, पाठ पूरा होता है, तो उसके बाद लास्ट में 1-2 पेज पर आपके द्वारा पढ़े गए अध्याय के बारे में वहां पे प्रश्न होता है। बहुविकल्पीय प्रश्न भी होता है, लघु उत्तरीय होता है, दीर्घ उत्तरीय होता है। इस तरह के प्रश्नों का वहां पर संग्रह होता है, वही प्रश्नावली है, उसको वहां पे हल किया जाए। के बाद जो एग्जाम्पल्स होता क्या है, जब आप अपनी बुक देखेंगे ऐसे अगर पेज होता है तो कहीं कहीं ऐसे एक बॉक्स बना होता है और उस पर यहाँ पे किसी विषय विशेष पे चर्चा होती है। ठीक है, और इसी के नीचे यहाँ पर एक प्रश्न बना रहता है, उसका उदाहरण वाला प्रश्न, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। अब इसमें दिया हुआ है राज्य स्तरीय किताब। अभी हमने आपको बताया कि होता क्या है कि कभी कभी स्टेट जो होते हैं वो अपने अलग बोर्ड बनाते हैं, कि हर स्टेट का एक बोर्ड होता है और वो अपनी किताबें भी अलग चलाते हैं। तो उन किताबों से एनसीईआरटी से जो पाठ्यक्रमों में लेसन का अंतर आएगा, सपोज करिए कि एनसीईआरटी में 5 लेसन है और कोई राज्य स्तरीय किताब है उसमें 7 लेसन है। अब इसका जो 4 लेसन है और इसके 3 लेसन से मैच कर रहा है, इसमें मतलब इसका 4 लेसन और इसका 3 लेसन ये बराबर है, और उसके बाद जो अतिरिक्त इसमें बन रहा है 1 लेसन और इसका जो अतिरिक्त बच रहा है 4 लेसन, वो हम लोग करवाएंगे, अलग से भी करवाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टेट लेवल के हैं, स्टेट के बोर्ड के द्वारा जो किताबें हैं उसको पढ़ रहे हैं तो भी आपको यहाँ पढ़वाया जाएगा। एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं तो आधार ही है यहाँ का। ठीक है, उसके बाद चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये आप लोगों का और हमको लगता है कि सारे विद्यार्थियों का सबसे फेवरेट टॉपिक रहता है। ये साल भर क्या पढ़े रहते हैं, उसके बाद भी उनको दिमाग में रहता है कि कहीं से हमको महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए और उसको हम पढ़ लें और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। तो इस तरह की कोशिश हमारी टीम के द्वारा, हमारे द्वारा की जाएगी कि आपको जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो बहुविकल्पीय होंगे और चाहे विस्तृत क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे हल करवाया जाएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्रत्येक क्लास को आप करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि इस उम्मीद में बैठे रहे चलो सर तो लास्ट में देंगे ही क्वेश्चंस का, एक प्रश्नावली, एक श्रृंखला दे देंगे, हम लोग उसको पढ़ लेंगे, रट लेंगे और निकल जाएंगे। ज्यादातर देखते हैं कि विद्या क्वेश्चन बैंक या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बैंक आते हैं, मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बैंक्स आते हैं और उसी को लोग रट करके पेपर देने चले जाते हैं। तो ऐसे लोग पास भी हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से भी पास हो सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि हम 90 क्रॉस कर पाए। इसके लिए आपको हर टॉपिक को क्लास में और स्वाध्ययन के द्वारा भी निश्चित रूप में रेगुलेट करना पड़ेगा, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा। और बाद में जब ये सब चीजें आपको मिलेंगी तो बोनस के रूप में मिलेंगी और अच्छा हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद अब है हमारी जो टीम है लाइव पाठशाला की, वो खुद टेस्ट पेपर की सीरीज लॉन्च करे, हर चैप्टर वाइज। इससे क्या होगा, जब टेस्ट सीरीज लॉन्च किया जाएगा और जब आप टेस्ट देंगे यहाँ से, तो आपको अपने तैयारी का स्तर पता चलेगा, आपके तैयारी का लेवल क्या है ये आपको पता चलेगा। पढ़ते रहें, अगर कोई टेस्ट ना दे तो आपको लगेगा हमारा सारा तैयार, या ये भी हो सकता है कि आप डिप्रेशन में चल पाते मेरा कुछ भी नहीं तैयार है। तो जब आप टेस्ट देते रहेंगे तो आपको ये क्लियर होगा कि हमारी तैयारी का स्तर क्या है, हम किस लेवल में पढ़ चुके हैं, हम कितना नंबर गेन कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, किताब के ऊपर आते हैं। सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल में 4 किताबें हैं। आपका इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है और भूगोल, ये चारों किताबें हैं। और ये आपको बता दें कि निश्चित रूप में जो भी आपका विषय है, यहाँ पे विषय विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाए अपने सब्जेक्ट्स के महारथियों के द्वारा आप यहाँ पे क्लास लेंगे, पढ़ा रहा है तो भी, ज्योग्राफी पढ़ा रहा है तो भी, साइंस पढ़ाएंगे तो हर क्लास और जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो विषय विशेषज्ञों के द्वारा लिए जाएंगे। अब देखिए आपके सामने जो किताब खुली हुई है वो है आर्थिक विकास की समझ, अर्थात इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की। इसके अंतर्गत 5 लेसन है, 5 पाठ है। उसमें आपको हर लेसन के बारे में विस्तृत ढंग से बताया जाएगा, डेवलपमेंट क्या है अर्थव्यवस्था की, फिर हमारे क्षेत्र क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है, किसके अंतर्गत कृषि आती है, किसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र आता है, किसके अंतर्गत सेवा क्षेत्र या व्यापार आता है। इन सारी चीजों को भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के मध्य में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मुद्रा और साख के बारे में पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से उनका संबंध पढ़ेंगे। है कि अक्सर चर्चाएं चलती हैं, जो लोग थोड़े बहुत राजनीति के विचारधारा को जानते होंगे या फिर टीवी डिबेट वगैरह देखते होंगे, तो उनको लगता होगा कि हमारे यहाँ 90s के एरा में जब 90 का दशक शुरू हुआ था तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, मतलब हम अपने अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़े थे, वो वैश्वीकरण हो गया। और भारतीय अर्थव्यवस्था को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कंज्यूमर्स के बारे में बताया जाएगा, 8.5 में कंज्यूमर्स के बारे में बताया जाएगा, उपभोक्ताओं के क्या अधिकार होते हैं, किन किन बातों को उपभोक्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ना दुकान पे लेने चले जाइए, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेते दुकानदार ठग लेते, कभी तो ऐसे दुकानदार भी मिल जाते हैं जो प्रिंट रेट से ज़्यादा दाम ले लेते, और प्रिंट अगर लिखा हुआ है ऐसे करके लिखा रहता है MRP और लिखा हुआ है 95 रुपये, ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इससे भी कभी कभी ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, इससे ज्यादा तो लिया ही नहीं जा सकता। चाहे आप जिस जहां रहते हो, पूरे भारत में जहां भी रहते हो, अगर यह चीज लिखा गया है MRP और उसके बाद लिखा हुआ है मूल्य, तो यह जान लीजिए आपको उससे ज्यादा 1 पैसा नहीं देना है। इसका मतलब ही होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन अनजाने में मजबूरियों का फायदा उठा करके दुकानदार हम लोग कर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ कर जाते हैं। तो इसी सब चीजों के बारे में उपभोक्ता में चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं दूसरी किताब के बारे में देखते हैं। दूसरा किताब क्या है? दूसरा है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2। भाग 2 इसलिए लिखा हुआ है कि हो सकता है कि भाग 1 में आप लोग 9th वाले में पढ़े होंगे, इसलिए भाग 2 किया गया है। और यहाँ देखिए संसाधन विकास, वन वन्य जीव, जल संसाधन, कृषि, इसका मतलब ये जियोग्राफी के बारे में, ठीक, ये जियोग्राफी की किताब है, ये जियोग्राफी किताब है, भूगोल के बारे में। इसमें 7 पाठ है, 7। पहला है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज है और डेवलपमेंट क्या है। अब वो किस तरह के रिसोर्सेज है, मतलब परंपरागत संसाधन है कि गैर परंपरागत संसाधन है। अब परंपरागत किसको कहते हैं, गैर परंपरागत किसको कहते हैं, अब विकास किस तरह का है, इन सारी चीजों का हम लोग अध्ययन इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तरह से हम लोग वन मतलब हो जाएगा जंगल, ठीक है, वन और उसमें रहने वाले जीव, वन्य जीव संसाधन, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। जल संसाधन, जल संसाधन मतलब
नदियों से को रोक करके जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनाई जाती हैं, उससे सिंचाई का काम होता है, पीने की व्यवस्था की जाती है, परिवहन का भी साधन हो गया है। पहले भी साधन था, नाम भी दिया जा रहा है ना कि मार्ग जल मार्ग संख्या इतना, जैसे आप लोग नेशनल हाईवे बारे में पढ़ते होंगे, नेशनल NH करके लिख देता कि नेशनल हाईवे 1 2 3 ऐसे करके 7। तो इसी तरह से अब जल मार्ग का भी संख्या निर्धारित किया जा रहा है। तीसरा लेकिन यह है कि संसाधनों के जल संसाधन के बारे में पढ़े, इसकी उपयोगिता के बारे में। कृषि है, कल्चर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, फसलें कितने प्रकार की होती हैं, क्या कितने प्रकार की होती है बारे में, जायद की फसल, खरीफ की फसल। फिर ये खनिज है, मिनरल्स के बारे में, खनिज क्या होते हैं, धातु खनिज क्या होता है, अधातु खनिज क्या होता है, फिर साधन क्या होते हैं, सारी चीजों का हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है विनिर्माण उद्योग, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी जब हम यहाँ पे संसाधन की बात कर रहे थे, नहीं कृषि वाले में तो बताए थे ना कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। द्वितीयक में ही विनिर्माण क्षेत्र आता है, ये रॉ मटेरियल के यूज करके उसका उपयोग करता है उद्योग में, अब कारखानों में उपयोग होता है। जैसे कपास उपजाना, ये प्राथमिक में आ जाएगा, और कपास के माध्यम से सूत बनाना, कपड़े बनाना विनिर्माण क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्रों का उपयोग जिसमें किया जाएगा वो द्वितीय क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र तो हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर ये कह रहा है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसे आधारभूत तथ्य होते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी होते हैं, अध्ययन करेंगे। ये हो गया दूसरी किताब, ज्योग्राफी वाली, ये है हिस्ट्री की किताब, और संभव है कि इस वाले टॉपिक को हम ही पढ़ाएं आप। ठीक है, अब इसमें देखिए खंड 1, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। ठीक, 3 खंड है इसमें, अब देखेंगे ये 3 खंड है। इतिहास वाली पुस्तक में यहाँ पे है इतिहास की पाठ्य भारत और समकालीन विश्व भाग, वहां पे जो 2 लिखा गया है, 9th वाले में आप देखे रहे होंगे, वो 1 लिखा रहा। ठीक है, अब इनमें घटनाएं और प्रक्रियाएं में देखेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ, उसके पीछे का क्या कारण था, क्या आधार बने। फिर भारत में राष्ट्रवाद का क्या कारण था, उसका क्या आधार रहा, क्या प्रक्रिया रही, क्या प्रगति रही, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। फिर देखिए यहाँ पे जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे अभी हम लोग अर्थशास्त्र के बारे में देखें ना, भूमंडलीकरण के बारे में, वैसे देखिए यहाँ पर भी है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, कारणों से क्या क्या आधार रहे होंगे, आधार पे उसको हम लोग पढ़ेंगे। जीविका के क्या आधार है, फिर अर्थव्यवस्था कैसे बना, सोसाइटी क्या है, इस बारे में हम लोग, और बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि इस ढंग से बताया जाएगा कि कहानी की तरह याद हो जाएगा, चाहे जहां आप पढ़ रहेंगे, चाहे जो भी इसके टॉपिक के बारे में पूछेगा धड़ाधड़ बताएंगे, तो कोई संदेह नहीं। फिर उसके बाद है ये तीसरा, रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, अब पॉलिटिक्स, कल्चर, और यहाँ पे रोजमर्रा की जिंदगी क्या रहेगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। मुद्रण संस्कृति, छापे खाने कैसे आए, कहाँ से आए, क्या क्या कारण रहा, कहाँ से उसकी मशीनरी हुई, किसने उसको शुरू किया, और आधुनिक दुनिया, मॉडर्न, के बारे में। ठीक, तो ये 5 लेसन है, इसमें 5 पार्ट है, खंड 3 और 5, आखिरी खंड में केवल 1 लेसन, ये चीजें हैं इसमें। अब उसके बाद आ जाता है राजनीति, 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 राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक, तब पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के बारे में जाए, इसमें सत्ता के बारे में, सत्ता क्या होता है,
उसकी साझेदारी क्या है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, जब आज चलेगा तभी चलेगा, रिजल्ट आने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आप थोड़ा सा टीवी डिबेट वगैरह पेपर वगैरह पढ़ते रहेंगे तो आपको समझ में आएगा सत्ता क्या हो। हम तो समझाएंगे यहाँ पे, टीचर इसको पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि सत्ता क्या होती है, साझेदारी क्या होती है, उसके बीच बनाया जाता है। फिर संघवाद, संघ क्या होता है। तो भारत को देखेंगे तो भारत विभिन्न राज्यों का एक गुट बना हुआ है, अलग अलग राज्य है, फिर उनका एक संघ बना हुआ है जिसको सेंटर से संचालित जाता है। राज्य का एक अलग प्रशासनिक होता है, प्रशासन होते हैं, और सारे लोगों का एक प्रधानमंत्री होता है। तो संघ क्या होता है और संघवाद है क्या चीज, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे देखिए जाति, धर्म और लैंगिक मसले। जाति धर्म के बारे में तो अक्सर आप लोग सुनते ही होंगे, तो कुछ नया कुछ नहीं है, लेकिन इसका विस्तार भरपूर बताया जाएगा। इसके उद्गम का क्या कारण रहा होगा, वर्तमान में इसके नुकसान क्या है, इन सारे लोगों की चर्चाएं होंगी। और ये जो जेंडर से रिलेटेड चीजें रहती हैं, लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, तो इस बारे में यहाँ चर्चा किया जाएगा। पाठ है राजनीतिक दल। कोई भी राजनीतिक पार्टी कैसे राज्य स्तर का दर्जा प्राप्त करती है, कैसे सेंट्रल लेवल का दर्जा प्राप्त करती है, उसके बारे में बताया जाएगा कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर के दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करने पड़ते राजनीतिक दलों, इन सारी की चर्चा यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है लोकतंत्र, लोकतंत्र के परिणाम। यहाँ लोकतंत्र के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर उसके रिजल्ट क्या है, क्या वो पॉजिटिव वे में चल रहा है या निगेटिव वे में चल रहा है। और ये बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप तो वैसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जहां जहां लोकतंत्र है वहां के लोग सुकून से है, और जहां जहां लोकतंत्र नहीं है वहां तानाशाही। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जहां लोकतंत्र है वो अच्छा है कि बुरा है। खैर इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, कि 5 ही चैप्टर है, केवल 5 चैप्टर, और पूरा साल पढ़ा हुआ पढ़ने के लिए। लेकिन हर चैप्टर को कम से कम एक एक हफ्ते पढ़ाया जाएगा, भरपूर टाइम देकर के क्लास लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, और आप हर चैप्टर के माध्यम से जो प्रश्न बनेगा उसको यहाँ पे हम लोगों के साथ हल करेंगे, भी आपके साथ रहेंगे, चलता रहेगा। तो ये रहे इसके पाठ्यक्रम की जानकारी, 4 किताबें और उसके अंतर्गत कितने चैप्टर हैं वो, और उस चैप्टर्स के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उनके बारे में यहाँ जानकारी है। क्या कि अब हमने आपको शुरू में भी थोड़ा सा परिचय दिया था कि हमारी टीम के द्वारा आपके लिए क्या क्या सहूलियतें दी गई हैं, तो थोड़ा सा कंक्लूजन आपको थोड़ा और देते हैं। फिर ये देखिए यहाँ पे लिखा प्रत्येक प्रश्नावली के पूर्ण होने के उपरांत, प्रश्नावली हमने बताया था कि प्रत्येक चैप्टर के बाद कुछ प्रश्नों की श्रृंखला बनी रहती है, कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं वहां पे, वो प्रश्नावली है और उसको हम लोग हल करवाएंगे। उसके बाद टेस्ट का आयोजन, टेस्ट लिया जाएगा, इससे आपको अपना तैयारी क्या लेवल है उसका, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी, तरीका मिल जाएगा टेस्ट का। प्रश्नावली के संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास, और ये चीज YouTube पर किया जाएगा, और जो लाइव पाठशाला ऑफिशियल जो चैनल है, जो एप्लीकेशन है, वहां तो होगा ही, YouTube पर भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना है, बहुविकल्पीय प्रश्नों को YouTube पर भी हल करना, वहां पर भी आकर के उसी चीज में पढ़ लेंगे इसको। फिर विद्यार्थियों के समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक शनिवार उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान, आप ये जान लें कि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी हमारे द्वारा, आपको जो पढ़ाया जाएगा, और शनिवार का दिन और सैटरडे का वो पूरी तरह से आपके लिए समर्पित रहे। जो भी 5 दिन आप लोगों ने पढ़ा उसकी दौरान आपके मन में क्या जिज्ञासा आई, क्या आपके प्रश्न बने हुए हैं, किन प्रश्नों का उत्तर आपको पूछना है, वो शनिवार का एक स्पेशल क्लास चलेगा। और हर शनिवार जो भी आपको प्रश्न मन में आते हैं उसको आप लिख लीजिएगा अपने पास, शनिवार को सारे प्रश्नों का हल कर दिया, ठीक। अब उसके बाद आते हैं टेस्ट के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बारे में
उनके माता पिता से फीडबैक लिया जाएगा। आप ये ना सोचे कि यहाँ पे क्लास चला, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, सर को क्या पता, क्योंकि सर के सामने तो आपकी शक्ल दिख रही है, आपने पढ़ा। लेकिन क्या आप घर पर भी उसकी तैयारी ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में तो आपके माता पिता ही बताएंगे। और उनसे जो जानकारी ली जाएगी, जो फीडबैक लिया जाएगा, आप ये जान लीजिए टेक्स्ट के माध्यम से नहीं लिया जाएगा कि आप ही अपने पेरेंट्स बन करके टेक्स्ट कर दिए, मैसेज कर दिए कि हाँ हमारे बच्चे ने बड़ी अच्छी पढ़ाई करी है, घर पर भी ध्यान। कोशिश किया जाएगा कि आपके माता पिता से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से उनसे संपर्क किया जाए। इसलिए कहीं से भी आपके पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं होने दिया जाए, जान लें। और आपका फीडबैक आपके माता पिता से मिलेगा, तो फिर मेरा भी फीडबैक, मेरे जो ओपिनियन रहेंगे आपके बारे में, वो आपके माता पिता को पता चल रहा है कि आप यहाँ कितना समय देते हैं और किस ढंग से समय देते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बताऊं, ये अच्छा लगेगा आप लोगों को जान करके कि जो टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट में जो आप 10 में बच्चे आएंगे, सपोज करिए आपकी क्लास में 100, 200, 500, 1000 चाहे जितने बच्चे, पूरे भारत के बच्चे जुड़ेंगे यहाँ पे। उन बच्चों में जो टॉप 10 में होंगे, ऊपर के 10 बच्चे, उनके नाम को यहाँ पे बोला जाएगा और टेक्स्ट में भी लिखा जाएगा किया। और उनको एक सहूलियत और भी मिलेगी टॉप 10 के बच्चों से। इस सत्र में आपने हमारे साथ पढ़ाई करी, जो भी फीस था आपने दिया, उसके बाद आप टेक्स्ट में 10 टॉप 10 में आ गए। जब अगले सत्र में आप एडमिशन लेंगे, उन बच्चों को अगले सत्र में आयु टेस्ट, पूरे सत्र में आयु टॉप 10 में आने वाले विद्यार्थियों, अगले सत्र के लिए विशेष छूट भी दिया जाएगा। अब वो छूट क्या होगा, वो टीम के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। और ये निश्चित जान लीजिए कि आपको भरपूर लाभ मिलेगा। और इन बच्चों, और ये भी जान लीजिए टेस्ट में नाम आना, सबके सामने बोला जाना, बड़ी खुशी की बात होती है। आप एक बार आकर के तो उस लिस्ट में आकर के तो देखिए, अच्छी खुशी आती है। मतलब वो खुशी में आपको क्या बताऊं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप कोशिश तो करके देखिएगा टॉप 10 में आने की। जितना खराब लगता है 10 लोगों के बीच में आपकी किसी बुराई को बताना, उतना ही अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोगों के बीच में आपका नाम लेना और कहा जाए कि हाँ इन्होंने ये उपलब्धि अर्जित की। ठीक है, अब ये हमारे परिचय रहे, हमारी जो टीम के द्वारा जो आपको सुविधाएं दी जाएंगी और जो जो स्ट्रेटजी है वो बताया गया। अब थोड़ा सा हम लोग क्लास भी कर लेते हैं, थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं कि किस ढंग से क्लास आपको यहाँ मिलेगा। कि आपको भी मूल्यांकन करने का अवसर मिल जाएगा कि ये जो लाइव पाठशाला चैनल है या लाइव पाठशाला की टीम में जितने भी अध्यापक हैं, आपको उनसे जुड़ने से क्या क्या लाभ मिलेगा या किस तरह से आप लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं और हिस्ट्री वाले किताब से चलते हैं। हिस्ट्री का थोड़ा सा इसमें आते हैं। इसमें देखिए खंड 1 है और पहला ही चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद, और अक्सर आप लोग फ्रांसीसी क्रांति के बारे में सुने होंगे। 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। 14 जुलाई 1789। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता, मैं आपने एक इंग्लैंड देश का नाम सुना होगा, अंग्रेजों के बारे में तो सुनते हैं ना कि हमारा देश 200 साल गुलाम रहा उनका, लोग उनके उपनिवेश थे। इंग्लैंड की टीम खेलने आती है, इंग्लैंड की तो पक्का ही जानते हो, अंग्रेजी यहाँ बोली जाती थी, भी जानते हो अंग्रेज कौन। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग ये बतावे कि आप लोग सुनते होंगे इंग्लैंड, ठीक, फिर ब्रिटेन, फिर यूके, यूनाइटेड किंगडम। इन चीजों को सुन करके थोड़ा सा कंफ्यूजन आता होगा कि
अगर ये तीनों एक हैं तो ठीक है, लेकिन तीनों अलग अलग हैं तो क्यों है? जैसे हमारे देश का नाम भारत है, संविधान में उसको भारत भी लिखा गया है और इंडिया भी लिखा है, लेकिन कुछ लोग इसको हिंदुस्तान कहते हैं, लोग भी कहते हैं हिंदुस्तान इसको। लेकिन कारण क्या है? हमारे यहाँ हिंदुस्तान कहिए, चाहे भारत कहिए, चाहे इंडिया कहिए, सब एक ही है। लेकिन इनके यहाँ अगर आपने इंग्लैंड कहा तो उसका अर्थ अलग हो जाता, ब्रिटेन कहा तो उसका अर्थ अलग हो जाता, यूनाइटेड किंगडम कहा तो इसका अर्थ अलग हो जाता। अब इसी चीज को हम यहाँ पे समझाते हैं। अगर आप विश्व मानचित्र पे थोड़ा सा ध्यान दें, वर्ल्ड के मैप पे, तो आपको ये भी बता दें कि जब मैप हम लोग देखते हैं तो हर मैप में ऐसे चिन्ह बना रहता है ऐसे, और ये ऊपर वाला हो जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ये हो जाता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि जब भी मैप हम लोग देखते हैं तो उस मैप में कौन सी दिशा कौन सी है, ठीक है। अब अगर वर्ल्ड मैप को देखें तो ऐसे ही एक छोटा सा टापू यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद फिर एक ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये चीजें, और यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है, फिर ये फ्रांस है, स्पेन वगैरह है, ये चीजें हैं। पढ़ाने का हमको सिर्फ पढ़ना इसी के बारे में है, हम लोग सिर्फ इसी के बारे में जानकारी। ये एक छोटा सा द्वीप है आयरलैंड, आयरलैंड, ये आयरलैंड है, ये आयरलैंड, आइसलैंड, ये आयरलैंड है, एक टापू। और अब इसको अगर आप देखें तो यही ये वाला जो क्षेत्र है, ये वेल्स है, ये वेल्स है, ठीक है। ये यहां तक का जो क्षेत्र है, यहां तक का जो क्षेत्र, ये इंग्लैंड हो जाता और यहीं पे लंदन है, ये वाला क्षेत्र। कलर बदल दे तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये वाला क्षेत्र यहां मान लीजिए ये लंदन है, और लंदन के बारे में तो आप पक्का ही जानते होंगे, लंदन। यहां वाला, इसके इधर वाला क्षेत्र, ये हो गया वेल्स, और ये हो गया इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है, ठीक। ये वाला जो ऊपर वाला क्षेत्र है, ये है स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है। अब इन्हीं को पूरा मिला करके, ये पूरा ऐसे, इसको पूरा मिला के कहा जाता है ब्रिटेन, ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन कोई देश नहीं है, ब्रिटेन एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है। ये एक भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें वेल्स भी है, स्कॉटलैंड भी है और इंग्लैंड भी, ठीक। इसको ब्रिटिश द्वीप कहते हैं, ब्रिटिश द्वीप, ब्रिटिश द्वीप, ये रहा ब्रिटिश द्वीप। अब ये इंग्लैंड है नीचे वाला, ये वाला आपने देखा, ये वेल्स है, ये स्कॉटलैंड, सभी अलग अलग हैं। अभी हम ये भी बताते हैं कि इसमें अंतर क्या होता है। तो देखे होंगे कि पहले कोई ब्रिटिश नाम का कोई देश वोश नहीं हुआ करता, ये सारे अलग अलग देश हैं, सारे द्वीपीय देश हैं और अलग हैं। इनमें सिर्फ इतनी ही समानता थी कि एक ही प्रजाति के लोग हैं, एक ही नृजाति, नृजाति, एक ही नृजाति, नृजाति मतलब शारीरिक संरचना से संबंधित एक ही तरह के लोग थे, ठीक है। अब इनको अगर हम ध्यान दें, और सारे लोगों की अलग अलग राजनीतिक परंपराएं थी, यहां तक कि इनकी बोलियां तक अलग थी। यहां ये लोग इंग्लिश बोलते थे, ये इंग्लिश बोलते थे, इनकी भी इंग्लिश ही थी, और ये लोग गोलित गेलित गेलित बोलते, गेलिक भाषा, गेलित भाषा बोलते, भाषा भी अलग थी। अभी अब अगर नेट पे जाके चेक करें तो इंग्लिश ये भी बोलते हैं, लेकिन इनकी भाषा अलग होती है, आयरिश इंग्लिश अलग होती है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश बहरहाल होती ही अलग, ठीक है।
अब इनको देखें तो था क्या कि 16वीं शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी के लास्ट में इंग्लैंड के कुछ व्यापारी निकल करके बाहर जाते हैं और व्यापार करते हैं, भारत में भी आते हैं। आपने ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुना होगा। वो लोग आते हैं यहाँ पे व्यापार करते हैं। धीरे धीरे इनके पास दौलत ज्यादा होने लगती है, धन मनी, इनके पास दौलत ज्यादा होने लगती है। इनके पास थोड़ा सा भूखंड भी ज्यादा था, इनकी संख्या भी ज्यादा थी। तो आप ये जाने, अपने गांव में भी, कस्बे में भी, जहां भी आप रहते हो, जनरली ज्यादातर लोगों की ये आदत होती है, जब कोई शक्तिशाली होता है जिसके पास धन दौलत आ जाता, सबसे पहले अपने पड़ोसी को ही परेशान करता। इनके पास जब ताकत आए सबसे पहले ये वेल्स पे कब्जा करते हैं, सबसे पहले ये वेल्स पे कब्जा करते हैं, वेल्स पे, यहां पे कब्जा करते हैं। और उसके बाद फिर ये इन पर भी निगाह गड़ाए रहते हैं, स्कॉटलैंड पर भी। और 1707 में एक संधि करते हैं, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के माध्यम से एक संधि करते हैं, जिसके अंतर्गत अब इंग्लैंड के अधीन ये भी आ जाए, और उसका नाम देते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब इस पूरे महाद्वीप, पूरे द्वीप को ही, इस मुख्य भूमि को ये इकट्ठा करके ब्रिटेन का नाम देते, ग्रेट ब्रिटेन, और कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, इनका नाम दिया। इसी को शार्ट में यूके कहा जाता है, इसी को शार्ट में यूके। आप सोचेंगे कि अभी देखें, बाद में होता क्या है, 1707 में तो इनको कब्जा कर लिए, और होता, अब ये इंग्लिश इनकी भाषा थी, इनकी भाषा गैलिक थी। ये क्या किए, जब इनके अधीन ये आ गया तो अपने ढंग से इसको समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी सांस्कृतिक चीजें हटाने लगे, इनकी भाषाई चीजें हटाने लगे, राजनीतिक परंपराओं को हटाने लगे। कहा जाता है कि ये प्रतिबंध लगा देते हैं कि अपनी भाषा नहीं बोल सकते, अपने अपने ढंग के कपड़े नहीं पहन। और यहाँ पे दो तरह के धर्म भी थे। आप लोग ईसाई धर्म के बारे में अगर जानते हो तो ईसाइयों में दो संप्रदाय होता है, एक होता है कैथोलिक, दूसरा होता है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिकों की संख्या यहाँ ज्यादा थी, वो बहुसंख्यक थे, लेकिन ये जो है इंग्लैंड वाले, ये प्रोटेस्टेंट को मानते थे। अब वहां पे जो प्रोटेस्टेंट थे, भले ही वो अल्पसंख्यक थे, ये क्या किए कि प्रोटेस्टेंटों को ये लोग समर्थन देने लगे, और इन्हीं का पक्ष लेकर के कैथोलिकों का उत्पीड़न करने लगे। अब आइए इसी तरह से यहां पर भी काम करते हैं। 1801 ईस्वी में ये आयरलैंड पर भी कब्जा कर लेते, आयरलैंड इस पूरे पे इनके साथ भी यही हरकत करते हैं। यहाँ पर भी कैथोलिक वाला और प्रोटेस्टेंट वाला कहानी करते हैं। जो प्रोटेस्टेंट वाले रहते हैं तो समर्थन देते हैं, और कैथोलिकों को फाइट करते हैं, का दमन करने की कोशिश, राजनीतिक सत्ता का हरण कर लेते हैं। लेकिन वहां पे स्वतंत्रता का आंदोलन स्टार्ट हुआ, और 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में एक संधि होती है, एक संधि होती है आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच, इंग्लैंड के बीच। और उसके तहत होता क्या है कि जो ये वाला क्षेत्र है, उत्तरी आयरलैंड, ये वाला उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी आयरलैंड, ये दक्षिणी आयरलैंड हो गया, दक्षिणी आयरलैंड, उत्तरी और दक्षिणी आयरलैंड, इसका विभाजन कर दिया। दक्षिणी आयरलैंड स्वतंत्र हो जाता है और ये गणराज्य बन जाता है। ये आयरलैंड रिपब्लिक बन जाता है, ठीक, ये स्वतंत्र हो जाता है। और ये उत्तरी आयरलैंड जो था वो ब्रिटेन के ही अंतर्गत रह जाता है। इसीलिए अब इसका पूरा नाम हो गया है ब्रिटेन का यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। अब इतना नाम हो गया, इसलिए अब 60 में इसको ज्यादातर लोग यूके कहते हैं।
अब आपको लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे कि इंग्लैंड क्या है, ठीक, ब्रिटेन क्या है और यूके क्या है। इसमें मुख्य रूप में यही जानिए कि 4 थी, 4 भाग थे इसके तो बताए थे। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड नंबर 1, इसी की सत्ता सब पर हावी होती चली जाती है। दूसरा इनके पश्चिम में था वेल्स। तीसरा इनके उत्तर में था स्कॉटलैंड और समुद्र पारी जाकर के पश्चिम के साइड में था आयरलैंड। अब तो अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो देख रहे होंगे आयरलैंड की टीम भी T20 वर्ल्ड कप खेल रही है और अच्छी खेलती है। इसका मतलब ये अलग से है, लेकिन आपको स्कॉटलैंड, वेल्स इन सब की टीम नहीं दिखती होंगी। हाँ, इंग्लैंड की टीम दिखती है। तो ये रहा एक छोटा सा परिचय, जिससे कि आप लोग समझ सके कि इंग्लैंड, ब्रिटेन ये सब होती क्या है, किन किन माध्यमों से कहा जाता है। बाद में फिर यूनियन जैक के अधीन पे उन्हीं के तिरंगे के नीचे सभी लोग आ जाते हैं। ये सारी चीजें हम ढंग से बताएंगे उस समय। आपको ये जानकारी देना इसलिए अच्छा लगेगा, आपको ये जानकारी दे आखिर ये अलग अलग चीजें हैं क्या। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये चैनल, यहाँ पे दी गई जानकारी अच्छा लगा होगा। और हाँ देखिए, आपको एक जानकारी दे दे, और जो भी ये पढ़ाई की जा रही है यूट्यूब पे तो क्लास चलेगा ही, लेकिन एक लाइव पाठशाला ऑफिशियल करके गूगल प्ले स्टोर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन है, उसको आप लोड कर लेंगे और फिर पेड क्लास वहाँ पे चलेगा। और बहुत ही न्यूनतम फीस, इतनी फीस है जितना आप लोग किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो 1 महीना देते होंगे, हो सकता है उसका भी ये तीसरा चौथा हिस्सा पड़े। मुझे नहीं लगता कोई अच्छा कॉलेज इसमें होगा जो 4-5 हज़ार से नीचे लेता होगा 1 महीने का। और यहाँ पे बहुत ही सस्ते में 9th और 10th का मात्र 999 रुपए फीस पूरे सत्र की, और सारे सब्जेक्ट उसी में। इसी तरह इंटर में अर्थात 11th और 12th का मात्र 1199 रुपए, और पूरे सत्र का पूरे सब्जेक्ट का फीस। इतना सस्ता तो आपको सुविधा कहीं नहीं मिलेगा। और आप ये जानकारी अपने मित्रों को भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले आए, क्योंकि देखें ऐसा है, ज्यादा फीस देने से बेहतर है आप सस्ते फीस दे करके यहाँ पे विशेषज्ञों से द्वारा आपको जानकारी दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो महंगे ट्यूशन नहीं कर पाते हैं। ट्यूशन भी आप जाइए करने के लिए कोचिंगों में, वहां पर भी हैवी फीसें हैं, 2,000 3,000 हर महीने का ले लेते हैं। और यहाँ तो आपको एक सत्र का मात्र 1200 1,000 देना पड़ रहा है। तो उन बच्चों को भी लाभ होगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब और ये नेट वाली सुविधा हर जगह हो गई है। ठीक है, तो आप ये सारी जानकारी अपने मित्रों में बांटें, उनके अभिभावकों में जानकारी दें। हो सकता है कोई अंकल आंटी आपके हो अगल बगल जिनको अपने बच्चों को महंगे फीस देने के नहीं दे पाए, उनको इसके चैनल के बारे में बताएं और उनको बताएं कि यहाँ का लाभ क्या है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आप खुश रहिए।